सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से आइए देखते हैं। पिछले एक हफ्ते में साधु संतों पर हमले की 3 बड़ी खबरें आ चुकी हैं। राजस्थान के करौली में पुजारी को जिंदा जलाया गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मंदिर के अंदर पुजारी पर गोली चली। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक साधु का शव मिला। अब सवाल यह है कि साधु संतों के देश में साधु संतों की जान के कितने दुश्मन हैं। हम आपको राजस्थान के करौली भी लेकर चलेंगे, जहां जिंदा जला दिए गए पुजारी के परिवार को न्याय का इंतजार है। इस परिवार से हमने बात की है, गांव के लोगों से हमने बात की है। राज्य सरकार ने वादे तो किए हैं, लेकिन परिवार को न तो राज्य सरकार के वादों पर भरोसा है और न ही सरकार पर किसी तरह का भरोसा। हम आपको हाथरस भी लिए चलेंगे, हाथरस को भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हाथरस का केस सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया है। सीबीआई की टीम हाथरस पहुंच चुकी है। उम्मीद यही है कि अब इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई की जांच से हाथरस की सच्चाई सामने आ जाएगी और हाथरस को पूरा न्याय मिलेगा। खबरदार में आज हम आपको बिहार चुनाव की तरफ भी रुख करवाएंगे, लिए चलेंगे, बात करेंगे और आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय का पार्ट 2 दिखाएंगे। इन 7 निश्चयों में किस बात पर फोकस है और इसमें विपक्ष की चुनावी कार्ड क्या है। आज हमारा ये चुनावी विश्लेषण भी आपको देखना चाहिए। हमारा देश साधु संतों का देश है। भगवादारी आपको हर जगह देश में देखने को मिल जाएंगे। मंदिर और पुजारी आपको हर 1 किलोमीटर पर कई मिल जाएंगे। लेकिन साधु संतों के हमारे देश में ही कुछ लोग साधु संतों की जान के दुश्मन बन गए हैं। राजस्थान के करौली की घटना से पूरा देश कांप गया है, लेकिन बात करौली पर ही नहीं रुकी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी एक मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला हुआ। यहां भी मंदिर की जमीन पर कुछ दबंग और भू माफिया कब्जा करना चाहते थे। लेकिन सवाल करौली या गोंडा का नहीं है, सवाल इससे भी बड़ा है। साधु संतों को निशाना बनाने वाली सोच पर यह गंभीर सवाल है। पालघर, करौली, अब बागपत और गोंडा। साधु संतों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? साधु संतों की जान के कितने दुश्मन? गोंडा के इस पुजारी का भगवा वस्त्र खून से लाल हो गया है। आधी रात को कुछ लोगों ने मंदिर में घुसकर गोली मार दी। गनीमत रही कि हमलावरों की गोली सिर्फ कंधा छू कर निकली। हालत कैसी थी इस वीडियो में साफ साफ पता चल रहा है। अस्पताल लाने में थोड़ी भी देर हो जाती तो अनर्थ हो जाता। थाना ईटिया थोक क्षेत्र में तिर्रे मनोरमा गांव में स्थित राम जानकी मंदिर में 2 पुजारी वहां पे जकेटे रहते थे। उसमें से एक जो पुजारी हैं सम्राट दास, उनको बीती रात लगभग 2 बजे गोली मारने की सूचना आई थी। गोली उनके बाएं कंधे पे लग के निकल गई थी और प्राप्त जानकारी पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची तथा इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इनकी कंडीशन नॉर्मल थी, बट इनको लखनऊ केजीएमयू के लिए रेफर कर दिया गया। पुजारी सम्राट दास की हालत अब खतरे के बाहर बताई गई। रात को ही उन्हें इलाज के लिए गोंडा से लखनऊ लाया गया। वो गोंडा के राम जानकी मंदिर के पुजारी हैं। मंदिर की जमीन पर कुछ भू माफियाओं की नजर थी। इसी जमीन पर विवाद में पुजारी पर हमला हुआ। हाँ, मंदिर की ट्रस्ट के नाम से जमीन हो गया था। वो खेती पाती सब हो रही है। फिर वो प्रधान जेल में था, वो छूट के आया। फिर वही पुराने प्रधान अमर सिंह, वो छूट के जब यहाँ आया तो यहाँ महाराज जी के पास पुलिस की सुरक्षा थी और सुरक्षा हटा दी गई। सुरक्षा भी नहीं थे, 2 गार्ड थे, जिनके होते हुए आज पुजारी को गोली मार दिया गया। पहले ये जमीन जो है कुछ लोगों के भूमाफियाओं के कब्जे में था, तो मंदिर को जब सुरक्षित और संरक्षित कर लिया गया तो इनको बड़ी खनक हुई अंदर से और ये बड़े क्रोधित रहते थे हमेशा। पहले भी घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद पुनः 4 लोग आए, महंत जी को पूछे सीताराम दास कहाँ हैं। जब वह नहीं मिले तो जो है यहाँ हमारे पुजारी जी जो थे सम्राट दास जी महाराज मौके पे पुजारी थे,
उनको गोली मारकर फरार हो गए। पूर्व में भी विवाद इनका चल रहा है, जमीन संबंधी विवाद। उसी गांव के लोग हैं ये, और पूर्व में भी मुकदमे जो है इसमें पंजीकृत हैं। पूरे घटना की विवेचना की जा रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और इस विवाद को देखते हुए वहां पे विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सवाल यह है कि साधु संतों के देश में साधु संत असुरक्षित क्यों हैं? साधु संतों की जान के कितने दुश्मन घूम रहे हैं? पालघर से करौली और अब यूपी के गोंडा तक साधु संतों पर हमलों का सिलसिला कब रुकेगा? अप्रैल में महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं को पीट पीट कर मार डाला गया। राजस्थान के करौली में पुजारी पर पेट्रोल डालकर जला दिया गया। यूपी के गोंडा में आधी रात को मंदिर में घुसकर पुजारी को गोली मार दी जाती है। बागपत में एक साधु का शव मिला। आशंका है कि इसकी पीट पीट कर हत्या हुई। यानी साधु संतों के दुश्मन किसी एक जगह नहीं, जगह जगह मौजूद है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक साधु पर हमला, ये अपने आप में दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश में न बहन बेटियां सुरक्षित हैं, न व्यापारी सुरक्षित है, और उत्तर प्रदेश के मुखिया संत अपने आप को कहते हैं, और उनके रहते उत्तर प्रदेश में लगातार साधुओं की हत्याएं हो रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल जो कहा जाता है कि जंगल राज वही हो गया है। जब से योगी जी आए हैं तो अपहरण की घटना हो, बलात्कार की घटना हो, और मर्डर की जो जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, चोरी डकैती, इन सब चीज़ों को देखने के बाद तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है। यूपी के गोंडा का मामला हो या राजस्थान के करौली का केस, अपनी सुविधा के हिसाब से ऐसे हमलों पर सियासत हो रही है। लेकिन राजनीति अपनी जगह और साधु संतों के दुश्मन अपनी जगह। इन दुश्मनों का हिसाब होना चाहिए, इन्हें डर लगना चाहिए, फिर चाहे करौली से लेकर गोंडा तक देश की जगह कोई भी हो। आज तक ब्यूरो। गोंडा में जिस राम जानकी मंदिर के पुजारी पर आधी रात को हमला किया, उस मंदिर की जमीन पर वर्षों से भूमाफिया कब्जा करने की फिराक में था। इसी मंदिर में और मंदिर के महंत पर पहले भी हमला हो चुका है। अब फिर से भूमाफिया ने महंत की जान लेने की कोशिश की है। राजस्थान के करौली की घटना तो पिछले 2 दिन से लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं। अब हम एक बार फिर से आपको करौली लिए चलेंगे, करौली की ही बात करेंगे, जहां जमीन विवाद में पुजारी को जिंदा जला दिया गया था। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पुजारी के परिवार से वादे तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन परिवार को सरकार पर कोई भरोसा नहीं। पुजारी को जिंदा जलाने के 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। हमने करौली के परिवार से बात की है। करौली में पुजारी को जिंदा जलाने का एक और आरोपी पकड़ा गया। नाम है दिलकुश मीणा, लेकिन अभी इसके 5 साथी फरार हैं। इस तरह से करौली के एक गरीब परिवार को न्याय कैसे मिल पाएगा? बाबूलाल वैष्णव की हत्या को 4 दिन हो चुके हैं। अभी भी 5 अपराधी गिरफ्त से बाहर हैं। सवाल सरकार, पुलिस प्रशासन पर है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त क्यों है। गांव के लोग अभी भी परिवार के साथ खड़े हैं, सहानुभूति में यहाँ जुटे हैं, लेकिन सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि गिरफ्तारी कब होगी। जो एफआईआर है उसके बारे में जानकारी नहीं है। बहरहाल प्रशासनिक कार्यवाही शुरू हुई है कि जो परिवार है कम से कम उन्हें एक पक्का मकान दे दिया जाए, लेकिन एक बेटी एक बेटा उनको पीछे छोड़ गए हैं। उनकी देखरेख कौन करेगा? पुजारी के परिवार से राजस्थान सरकार ने वायदे किए, लेकिन परिवार को राज्य सरकार से बहुत उम्मीद नहीं, ना तो पुलिस की जांच पर, ना ही सरकार के वादों पर। परिवार के सदस्य और गांव के जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप उनके भतीजे हैं ललित। अब तक जो पूरी घटना हुई है, परिवार का पक्ष इसमें क्या है? क्या किसी तरह की मदद की गुहार भी आप लगा रहे हैं या किसी विशेष तरह की जांच की उम्मीद आप कर रहे हैं सरकार से? हम मांग कर रहे हैं सर, पहले तो उनको पकड़े जाए, तो उनको पकड़े जल्द से जल्द, और हमारी मांग थी कि भाई सरकारी नौकरी मिले,
और 50 लाख रुपए मांगे थे, उन्होंने 10 ही लाख रुपए का मुआवजा दिया था, देने की आश्वासन दिया है। किस तरह की जांच आप चाहते हैं? जांच में किस तरह की पारदर्शिता हो? जांच में पारदर्शी सीबीआई जांच चाहते हैं। यहाँ की सरकार का तो इसमें हाथ है। हम राजस्थान सरकार पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक रमेश चंद मीणा है, वो कांग्रेसी है, कांग्रेस सरकार है। अगर ने हमारी सुनवाई नहीं की, 4 दिन तक खाना नहीं खाया, आज भी चूल्हा नहीं बढ़ाया परिवार को, और चूल्हा जब बढ़ेगा न्याय मिलेगा। ये बताओ, जब राहुल गांधी हाथरस में चला जाता है, प्रियंका गांधी वहाँ चले जाते हैं, ये इस परिवार में क्या हो गया, यहाँ क्यों नहीं आए? कांग्रेस से ये सवाल करौली का परिवार और गांव वाले पूछ रहे हैं। हाथरस जाने में तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने देर नहीं लगाई। करौली में पुजारी के परिवार से हुआ अन्याय क्यों नहीं दिख रहा? करौली में पुजारी के परिवार से मिलने लगातार बीजेपी के नेता आ रहे हैं, जिसमें राजस्थान के बीजेपी नेता हैं तो दिल्ली के कपिल मिश्रा भी पहुंचे। एसएमएस मुख्यमंत्री जी के घर से 4 किलोमीटर दूर है। आप लोग भी जयपुर रहते हैं, और लगभग कोई 26 घंटे घायल होने से मृत्यु होने मोर्चरी तक 26 से 30 घंटे तक बाबूलाल जी का पहले तो अस्वस्थ शरीर, बाद में उनका शव जयपुर में ही रहा। लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ मिलने नहीं आया, सांत्वना देने नहीं आया, कोई बात करने के नहीं आया। जहाँ उन्हें लगता है कि कोई और सरकार है, कुछ और मुद्दा उठाया जा सकता है, वहां पर जाने की कोशिश करते हैं। वहां भी कोई न्याय करने की कोशिश नहीं करते हैं। वहां तो कल जो समझ में आया, जिस प्रकार से नकली रिश्तेदारी अंदर बैठे हुए थे नक्सलवादी बनके, तो वो तो साजिश की जा रही थी वहां पर। लेकिन जहां सामने अपराध हुआ है और सबको पता है, वहां पर आप बोल भी नहीं रहे और आ भी नहीं रहे, तो मैं सहमत हूं आपकी बात से कि ये केवल छोटी राजनीति है और नहीं करनी चाहिए उनको। करौली की घटना ने राजस्थान सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। करौली की घटना ने डबल स्टैंडर्ड वाली राजनीति की पोल खोली। अपनी सुविधा के हिसाब से एक घटना पर बोलना, दूसरे पर चुप रहना, ऐसी राजनीति बंद होनी चाहिए। जिसके साथ अन्याय हुआ उसे न्याय मिले। सबसे पहले दिखाएं कि आखिर किस हाल में रहते थे बाबूलाल यहाँ पे। ये जो घर है, कच्चा घर का स्ट्रक्चर है, और जिस जमीन पर मैं ये चल रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से लेकर के ये पूरी जमीन जो है, पहाड़ी का ढांचा है, ये कई दशकों पहले पुजारी जी को दे दिया गया था, बाबूलाल वैष्णव को दे दिया गया था, और वो चाहते थे कि यहाँ मंदिर बने। या चूंकि अब ग्राम पंचायत ने ही जमीन उनके नाम कर रखी थी, लेकिन दबंगों की नजर थी। अब परिवार में 7-8 लोग थे, सबकी नजर इस पर भी है कि जिन लोगों को पीछे छोड़ गए उनकी देखरेख कौन करेगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि इंसाफ कैसे मिलेगा? न्याय तभी मिलेगा जब सभी आरोपियों को पकड़ा जाएगा। न्याय तभी मिलेगा जब पुजारी के परिवार को किए वायदे पूरे होंगे। करौली को अब भी न्याय का इंतजार है। करौली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। करौली को न्याय का इंतजार है, हाथरस को भी न्याय का इंतजार है। हाथरस केस में 16 अक्टूबर को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है, लेकिन अब यह मामला सीबीआई के पास चला गया है। आज सीबीआई ने हाथरस कांड पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है, यानी अब सीबीआई की टीम इस मामले की जांच के लिए तैयार है और वो गांव भी पहुंच चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि सीबीआई का एक्शन प्लान क्या होगा। सीबीआई के सामने कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश सीबीआई करेगी। सबसे पहले सीबीआई इस बात पर फोकस करेगी कि 14 सितंबर को पीड़ित लड़की के साथ क्या हुआ था। लड़की ने पहले बयान में रेप की बात क्यों नहीं की? मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि क्यों नहीं हुई? 14 से चौथा सवाल 29 सितंबर के बीच क्या क्या हुआ? मुख्य आरोपी संदीप और मृतका पीड़िता लड़की के बीच क्या कोई संबंध था? ये 5 सवाल कम से कम सीबीआई के सामने होंगे। पीड़िता के शव को रात में क्यों जलाया गया, ये एक अहम सवाल है और सबसे ज्यादा बवाल इसी में हुआ है। क्षेत्र में जातीय तनाव की बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वहां पर तनाव हो चुका है और वो भी जातीय तनाव। मतलब यह हुआ कि सीबीआई वारदात के पीछे के उद्देश्य को तलाशने की पूरी कोशिश करेगी। एक बार उद्देश्य सामने आ गया तो फिर सबूतों का मिलान होगा और फिर हाथरस का सच सामने आ जाएगा। ये लोग इन लोगों ने पहले से साजिश रची है। मेरे बेटे निर्दोष हैं। फांसी चाहिए ये झूठ और इल्जाम लगाए और सीबीआई जांच से सच सामने आएगा। ठीक है, वो संतुष्ट हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो रहा है तो ठीक है। गुस्सा नहीं है सीबीआई, ये भी नहीं भरोसा नहीं, क्योंकि वो भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही कहीं। हाथरस कांड पर दुख और गुस्सा जब गुबार बनकर फूटना शुरू हुआ था,
तो उम्मीद जगी कि सिस्टम अब इंसाफ करेगा। लेकिन ये मामला चक्रव्यूह की तरह उलझता चला गया। पीड़िता और परिवार ने रेप का आरोप लगाया। यूपी पुलिस ने रेप की बात खारिज कर दी। पीड़िता ने आरोपियों के नाम बताए। आरोपियों ने साजिश के तहत फंसाने का पलटवार किया। पीड़िता के परिवार का आरोप कि दबंग सच को दबा रहे हैं। आरोपियों ने कहा पीड़िता का परिवार झूठ बोल रहा है। योगी सरकार ने यूपी में दंगे कराने की साजिश बताई। विपक्ष ने कहा सरकार बरगला रही है। यानी हाथरस कांड चक्रव्यूह में उलझता नजर आ रहा है। ये चक्रव्यूह सिर्फ एक चक्र से नहीं बल्कि कई चक्रों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे में बुरी तरह से दबाव में घिरी योगी सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई एक्शन में भी आ गई है। सीबीआई ने हाथरस कांड पर एफआईआर दर्ज कर ली है। यूपी पुलिस की एफआईआर को आधार बनाते हुए जांच शुरू की गई है। सीबीआई की एफआईआर में गैंगरेप, हत्या और हत्या की कोशिश के आरोप लगे हैं। सीबीआई ने धारा 307 यानी हत्या की कोशिश, धारा 376 डी यानी सामूहिक दुष्कर्म, धारा 302 यानी हत्या और अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार के मामले के तहत केस दर्ज किया है। हाथरस मामले में सीबीआई ने चंदपा पुलिस स्टेशन की उसी एफआईआर को आधार बनाया है जो कि 14 सितंबर को दर्ज की गई थी। इस एफआईआर में सिर्फ संदीप को ही आरोपी बनाया गया था। यानी इसी आधार पर जांच करते हुए सीबीआई अब कदम दर कदम आगे बढ़ेगी और बहुत मुमकिन है आने वाले वक्त में इस बेहद उलझी हुई रेप और हत्या की गुत्थी को परत दर परत खोल सके। सीबीआई ने हाथरस मामले की जांच गाजियाबाद सीबीआई यूनिट में तैनात डीएसपी सीमा पाहुजा करेंगी। सीमा पाहुजा एक तेज तर्रार महिला अफसर हैं, जो हिमाचल प्रदेश के गुड़िया मामले की जांच भी कर चुकी हैं। उन्हें बेहतरीन जांच के लिए पुलिस पदक से लेकर कई सम्मान मिल चुके हैं। जांच की शुरुआत में सीबीआई सबसे पहले यूपी पुलिस के हाथरस केस के सभी दस्तावेज अपने हाथ में लेगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स, वारदात के दिन परिवार के लोगों के मोबाइल लोकेशन, आरोपियों के मोबाइल लोकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक सबूत और वैज्ञानिक सबूत को हासिल किया जाएगा। एक बार वैज्ञानिक सबूतों को परखने के बाद सीबीआई की टीम चश्मदीदों के बयान लेगी, पीड़ित परिवार से बात करेगी, आरोपियों से पूछताछ करेगी और फिर इन तमाम बयानों को वैज्ञानिक सबूतों से मिलान किया जाएगा। सीबीआई के जांच करने का तरीका किसी भी दूसरी एजेंसी से बिल्कुल अलग होता है। पहले वो एफआईआर दर्ज करती है और पता करने की कोशिश करती है कि कौन से आरोप सही हैं और कौन से गलत। उसके बाद सही आरोपों को लेकर वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है, जो मूल रूप से फोरेंसिक रिपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, चश्मदीदों के बयान पर आधारित होती है। उसके बाद सीबीआई आरोपियों को पकड़ती है और सच्चाई के तह तक पहुंचती है। उम्मीद यही है कि हाथरस की सच्चाई के तह तक भी सीबीआई जल्द ही पहुंचेगी। आमतौर पर सीबीआई को जांच सौंपने पर सभी पक्ष आश्वस्त हो जाते हैं और मामला शांत हो जाता है। लेकिन हाथरस मामले में पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाए और सिर्फ न्यायिक जांच पर भरोसा जताया। वहीं आरोपी परिवार सीबीआई जांच को तैयार है। देखिए, सीबीआई करे चाहे कुछ भी करे, हमें तो बस न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस चाहे कोई भी करे। बेनिर्दोष है बच्चा सबरे। और हाँ, और हम तो जो कह रहे हैं कि जांच करवाई जाए। सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। कई मामलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लोगों का अब भी इस संस्था पर सबसे ज्यादा भरोसा है। ऐसे में सीबीआई के लिए सच सामने लाना बेहद जरूरी है। मुमकिन है कि हाथरस केस में जल्द ही बड़े खुलासे हों। हाथरस से शिवेन श्रीवास्तव और मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। जिस हाथरस कांड को लेकर हमारा पूरा देश पिछले 26 दिनों से उबल रहा है, उस पर कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सबसे बड़ी सुनवाई होने वाली है। अदालत ने सरकार और पुलिस के तमाम बड़े ऑफिसर्स को भी तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने पीड़ित परिवार को भी बुलाया है। अदालत ने प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और एसपी रहे विक्रांत वीर को भी कल तलब किया है। वहीं परिवार की तरफ से परिवार के 4 लोग और कुछ रिश्तेदार पूछताछ में शामिल होंगे। इनमें पीड़िता के माता पिता और भाई तो शामिल हैं ही, भाभी भी शामिल हैं।
नेता और पार्टियां कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज एक वीडियो ने कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी है। कांग्रेस ने हाथरस के मामले में महिला अधिकारों की बात की, महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय की बात की, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के देवरिया में कांग्रेस के नेता अपनी ही कांग्रेस नेता को पीटते हुए दिखाई दिए और ये सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। देवरिया के इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, आपको नेताओं और पार्टियों का चरित्र पता चलेगा। ये पता चलेगा कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। वीडियो में जो भी दिख रहे हैं वो सब कांग्रेस के नेता हैं। देखिए कैसे इन नेताओं ने अपनी ही महिला नेता को घेर लिया। देखिए कैसे ये नेता इस महिला नेता से हाथापाई करने में जुटे हैं। देखिए कैसे ये नेता इस महिला नेता को पीटने पर उतारू है। कांग्रेस की इस महिला नेता का नाम है तारा यादव। उनकी देवरिया में कांग्रेस के ही नेताओं ने पिटाई की। तारा यादव उपचुनाव के लिए दिए गए टिकट से नाराज थी। वो कांग्रेस के तय कैंडिडेट का विरोध करने कार्यालय गईं, लेकिन उन्हें हंगामे के बाद धक्के देकर नेताओं ने भगा दिया। वीडियो पर कांग्रेस के नेताओं की ऐसी बदसलूकी रिकॉर्ड हुई। तारा यादव ने इसकी पूरी कहानी बताई, कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाए। आज मैं कांग्रेस कार्यालय गई, सचिन नायक जी से हमने उनको फूल की गुलदस्ता दी और यही बोली कि सर आखिर एक रेपिस्ट को आपने टिकट दिलवा करके क्या संदेश देना चाहते हैं। और हम जब पूछ रहे थे तो तुरंत वो उठ करके अजय कुमार सैंठवार जो कि उपाध्यक्ष हैं और वो जो है मारपीट शुरू कर दिया। टिकट चाह रही थी कि आपने लिए? जी नहीं, मैं टिकट के लिए दावेदारी की थी और मैं शुरू से बोल रही थी कि किसी को भी दिया जाए, लेकिन एक सही आदमी को दिया जाए ताकि अच्छा संदेश जाए पार्टी की तरफ से। तारा यादव पर आरोप लगे कि वो टिकट न मिलने से नाराज थी, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पर गुलदस्ता फेंक कर मारा। इसीलिए उन्होंने देवरिया में कांग्रेस के कार्यालय में हंगामा किया। लेकिन तारा यादव के आरोप से कांग्रेस के नेताओं पर सवाल उठ गए। वीडियो में कांग्रेस के नेताओं की बदसलूकी के सीधे सबूत भी हैं। कांग्रेस ने मामले पर सफाई दी, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। सारा मामला 18 आदमी जो है आवेदन दिए थे टिकट के लिए, उसमें किसी एक को मिलना था, उसमें मुकुंद भास्कर में टिकट पा गए। तो कुछ लोग 2-4 लोग साजिश के तहत, वो भी महिला मांग रही थी, थोड़ा दिमाग की कमजोर है वो, उसको चढ़ाकर पुष्प गुप्त देकर बुके देकर भेजा गया वहाँ अंदर कि जाओ वहाँ पर देने के लिए जाओ, कोई नहीं समझेगा। राष्ट्रीय सचिव को जो हम लोग प्रभारी हैं वो जाकर वो गुच्छा फेंकने की कोशिश की। तब तक हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर थे, उसको हटाकर बाहर ला दिया। कुछ हम लोग महिला कार्यकर्ता भी थी, वो उसको बाहर की ओर निकाल दिया गया। कांग्रेस की पुरानी कल्चर है ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, महिलाओं के साथ बदतमीजी करना। कांग्रेस के नेता महिलाओं के लेकर इस प्रकार के टंच माल जैसा अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। तो लगातार निरंतर कांग्रेस की कल्चर रही है और ये वैसे ही महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। हकीकत है इनके महिलाओं का कोई इज्जत मान नहीं है। इस मामले में कांग्रेस को अपने 2 नेताओं को पार्टी से निकालना पड़ा। इन नेताओं पर ही महिला नेता तारा यादव से पिटाई का आरोप था। इस मामले में देवरिया कांग्रेस के 2 नेताओं समेत 4 लोगों पर केस भी दर्ज हो गया है। आज तक ब्यूरो। और अब बात बिहार चुनाव की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार को लेकर अपने विजन का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 7 निश्चय पार्ट 2 को जारी किया। पार्ट 2 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही निश्चय नीतीश कुमार 2015 में भी जारी कर चुके हैं। अब उन्होंने अपने लिए, और अगर नीतीश की सरकार बनती है तो अपनी अगली सरकार के सामने आगे का लक्ष्य रख दिया है। लेकिन इस विजन डॉक्यूमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी और दूसरे विपक्षी दल मुख्यमंत्री पर स्वास्थ्य सेवा की बदहाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
पहले चरण की वोटिंग से 17 दिन पहले नीतीश कुमार ने अपने विजन डॉक्यूमेंट को जारी करते हुए नारा दिया, न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की जीत पक्की। लालू के दोनों लाल चाचा के सिंहासन को हिलाने में पूरी ताकत लगाए हुए हैं। नीतीश के नारे की काट है, नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। 2015 में जब लालू नीतीश साथ आए थे तो सरकार के 7 निश्चय को जारी किया था। सियासी उठापटक के बीच 5 साल बाद आज नीतीश ने निश्चय पत्र 2020 जारी किया, यानी विजन डॉक्यूमेंट पार्ट 2। सीएम ने ट्वीट करके अपने विजन को कुछ ऐसे समझाया। लोगों की सेवा करना हमारा धर्म है। आप सभी को धन्यवाद कि मुझे बिहार की सेवा करने का मौका दिया। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग और आशीर्वाद से 7 निश्चय भाग 2 को क्रियान्वित कर हम राज्य को विकास की और ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए सक्षम और स्वावलंबी बिहार बनाएंगे। अगर नीतीश की सरकार फिर बनती है तो अगले 5 साल में बिहार में जो विकास के कार्यक्रम चलाए जाएंगे उसका लेखा जोखा जारी किया गया है। लेकिन इस विजन डॉक्यूमेंट को जानने और परखने से पहले तेजस्वी यादव का एक बड़ा वादा सुनना जरूरी है, क्योंकि इस बयान की धमक नीतीश के विजन में साफ देखी गई और महसूस की गई। हमने ये वादा किया है बिहार की जनता से कि पहले कैबिनेट में पहले कलम से पहले हस्ताक्षर से 10 लाख रोजगार, सरकारी और स्थायी नौकरी हम बिहार के नौजवानों को देने का काम करेंगे। यानी आज से समझिए कि 10 नवंबर रिजल्ट आएगा और 28 नवंबर तक सरकार बन जानी है। यानी 1-1.5 महीने पे लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। यानी युवाओं की नब्ज पकड़ते हुए बिहार में रोजगार का वायदा किया, ये सीधे युवाओं पर प्रभाव डालने वाला है। आज नीतीश के निश्चय पत्र में इसी की काट दिखी। मुख्यमंत्री ने अपने निश्चय पार्ट 2 में पहली जगह युवाओं के लिए रखी। लिखा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने का लक्ष्य है। तीसरे में किसान के लिए हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का वायदा है। चौथे नंबर पर स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव की बात कही गई है। 5वें नंबर पर स्वच्छ शहर, विकसित शहर। 6ठे नंबर पर सुलभ संपर्कता का लक्ष्य रखा गया है और 7वें नंबर पर सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात कही गई है। जो नौजवानों के रोजगार के लिए मेगा स्किल सेंटर, उन्हें उद्यमी बनाए जाने के लिए अनुदान और ब्याज मुक्त ऋण, नवयुवतियों को भी इस तरह के आकर्षक योजनाओं का लाभ उनके सशक्तिकरण की दिशा में दिए जाना, और साथ ही साथ जो गेम चेंजर हो सकता है। हालांकि इस विजन में सीएम ने तमाम चीजों को समाहित करने की कोशिश की है, लेकिन कोरोना से लड़ते बिहार में स्वास्थ्य सेवा की बदहाली की तस्वीर के बावजूद स्वास्थ्य का विजन सीएम की लिस्ट में आखिरी पर है। विपक्ष ने तंज कसा, सरकार का फोकस दिखा है। के कोहराम से बिहार परेशान है और स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का चौपट है। इसके बाद भी सबसे अंतिम पादान पर है स्वास्थ्य। सरकार पूरी तरह से घबराई हुई है। एनडीए की डबल इंजन सरकार। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। तो इस तरह के पैंडेमिक में जहां आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से एक्सपोज हुआ और आपका सिस्टम ऐसा एक्सपोज हुआ कि आपको 2-2, 3-3 हेल्थ सेक्रेटरी बदलने पड़ते हैं, मुझे लगता है सरकार को और सीरियसली सोचना चाहिए और अपने विजन को चेंज करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी की है। आप इसको सत्ता विरोधी लहर कहें या ना कहें, लेकिन नीतीश से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि पिछले 15 साल में सत्ता में रहने के बावजूद बिहार की सूरत क्यों नहीं बदली। ये सवाल उठाने वालों में युवा सबसे आगे हैं। फर्स्ट 5 साल जो था वो तो बहुत ही अच्छा, लेकिन उसके बाद जो है हमारे जिस तरह से देख लीजिए, बिहार एसएससी 2014 में निकला, लेकिन उसका एग्जाम 2018 में हो पाया फर्स्ट टर्म एग्जाम, और 2020 में अभी तक उसका सेकेंड टर्म एग्जाम कब होगा, क्या होगा। बिहार में जितने कॉलेज हैं सारे में सारे जो 2018 में खुले हैं वो भी यानी कि प्लेसमेंट हो या ना हो उन लोगों को दिया गया। बाहर के जितने भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा मिलते हैं वो प्लेसमेंट हो या ना हो किसी को नहीं दिया गया है।
5000 प्लस बच्चा बैठा, जिसमें कि मात्र 150 सीट है हम लोग की, उससे कम ही है। तो उसमें जब सीट हम लोग को ठीक से नहीं मिल पा रहा बिहार के बच्चों को, तो और नौकरी क्या दे सकते हैं। हर साल बिहार भीषण बाढ़ की चपेट में आता है। लाखों की आबादी इससे प्रभावित होती है। स्वास्थ्य सेवा भगवान भरोसे है, रोजगार नहीं है। स्कूल टीचर हड़ताल की धमकी देते हैं। राज्य में उद्योग धंधों को बढ़ावा नहीं मिलता। बड़ी संख्या में लोग राज्य से पलायन कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश का विजन डॉक्यूमेंट कितना असर डालेगा, ये वक्त ही बताएगा। तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार बनने के बाद 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का जो वादा किया है, उसके कार्ड के रूप में आज अपने विजन डॉक्यूमेंट में नीतीश कुमार ने भी बिहार के युवाओं को किस तरीके से रोजगार दी जाए, इसको लेकर अपनी बातें की हैं। लेकिन स्वास्थ्य जो सबसे महत्वपूर्ण एक मुद्दा है बिहार में, वो इस विजन डॉक्यूमेंट में 7वें पायदान पर आ रहा है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामित्व योजना लॉन्च की। यह ग्रामीण भारत के लिए सबसे जरूरी खबर है। स्वामित्व योजना में गांव के लोगों को स्वामित्व कार्ड मिलेंगे। ऐसे लोग अपनी जमीन और संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड होने से बैंक से अब आपको आसानी से लोन मिल जाएगा और दूसरे वित्तीय फायदे भी आप बहुत अच्छी तरह से उठा सकेंगे। यह ऐतिहासिक पल था गांव में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए, बदलते देश के लिए, उन हजारों लोगों के लिए जो अब भी सुविधाओं से दूर है। गांव में रहने वाले देश के 65% लोगों की जिंदगी में ऐतिहासिक बदलाव लाने के लिए पीएम ने आज स्वामित्व योजना की शुरुआत कर दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। इस योजना से करीब 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किया जाएगा। ये कार्ड मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए भेजे गए लिंक से डाउनलोड भी किया जा सकेगा। इस मौके पर पीएम ने ग्रामीणों की जिंदगी में इसे बड़ा बदलाव लाने वाला बताया। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। इस योजना के तहत शुरुआत में 6 राज्यों के 763 गांवों के लोग सीधे लाभान्वित होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने इस योजना के उद्घाटन के दौरान कार्ड पाने वाले ग्रामीणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। समझना चाहा कि इससे उनके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाले हैं। जब आपको अपने घर का मालिकाना हक, आपके यहाँ उसको घरौनी कहते हैं, जब ये घरौनी मिल गया है तो पूरे परिवार को, आपको इसका क्या असर पड़ेगा? साहब बहुत अच्छी खुशी की बात है साहब कि ये घरौनी मिल गई है। जो पास पड़ोस के विवाद रहे थोड़े बहुत वो खत्म हो गए हैं। दरअसल संपत्ति कार्ड मिलने से ग्रामीणों को सामाजिक और आर्थिक मजबूती मिलेगी। बैंक से आसानी से लोन हो सकेगा। साथ ही गांव में संपत्ति का झगड़ा भी खत्म हो सकेगा। अधिकारों की रक्षा के लिए संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। इसे 2020 से 2024 के बीच पूरा किया जाना है और देश के 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। योजना को लॉन्च करते वक्त पीएम मोदी ने नाम लिए बिना कांग्रेस पर निशाना साधा। गांव को उनके हाल पर छोड़ने के आरोप लगाए। इन लोगों को खेती से जुड़े जो ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं, उनसे भी दिक्कत हो रही है। वो लोग बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाहट किसानों के लिए नहीं है, खुद की दुनिया जो अब देश समझने लगा है ना, उसकी परेशानी है। पीएम मोदी ने ग्रामीणों को अधिकार की बात की, लाभ वाली योजनाओं का शुभारंभ भी किया। साथ ही जरूरी ये भी है कि देश के सुदूर गांव में रहने वाले निवासी तक इसका लाभ सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर भी मिले। आज तक ब्यूरो।